मुद्दे पर आते हैं। इस नए एक्सप्लेनर में हम 2026 की इंडियन इकोनॉमी को हिला देने वाले 5 बड़े ग्लोबल हेडविंड्स का गहरा विश्लेषण करेंगे। ये पांचों आपस में इस तरह जुड़े हैं कि एक के बाद एक बिल्कुल किसी डोमिनो इफेक्ट की तरह गिरते जा रहे हैं। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। हम बात करेंगे द जीडीपी वैल्यूएशन इफेक्ट, डिफेंडिंग फॉरेक्स रिजर्व्स, द स्टैगफ्लेशन थ्रेट, बैलेंसिंग फिस्कल डेफिसिट और आखिर में राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट की। इन 5 इंडिकेटर्स को एक साथ देखकर समझ आएगा कि कैसे बाहरी दुनिया की उथल-पुथल हमारे डोमेस्टिक टारगेट्स पर भारी पड़ रही है। शुरुआत करते हैं पहले डोमिनो से, द जीडीपी वैल्यूएशन इफेक्ट एंड इल्यूजन ऑफ करेंसी। इंडिया का ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग में चौथे से छठे स्थान पर खिसकना असल में सिर्फ करेंसी वैल्यूएशन का एक इल्यूजन है। ग्राउंड रियलिटी में एक्चुअल प्रोडक्शन कम नहीं हुआ है। अब इस कंपैरिजन को देखिए। नॉमिनल रैंकिंग्स भले ही ऊपर से देखने में थोड़ी टेंशन दें, पर अगर हम ऑल्टरनेटिव मैट्रिक्स पर नजर डालें तो पता चलेगा कि हमारा इकोनॉमिक इंजन आज भी बेहद मजबूत है। परचेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी रैंकिंग में हम आज भी दुनिया में तीसरे नंबर पर शान से खड़े हैं। आगे बढ़ने से पहले इस पीपीपी कॉन्सेप्ट को थोड़ा डीमिस्टिफाई करते हैं। असल में ये एक मैक्रो इकोनॉमिक मैट्रिक है जो एक बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच के जरिए अलग अलग कंट्रीज की प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करता है। सिंपल शब्दों में कहें तो जब हम लोकल खर्चों को फैक्टर इन करते हैं तब इंडिया तेजी से टॉप इकोनॉमीज को टक्कर दे रहा है। अब जरा इस 4.15 ट्रिलियन फिगर के पीछे का मैथ देखिए, बड़ा दिलचस्प है। न्यूमरेटर में हमारे पास एक शानदार 7.8% की ग्रोथ रेट है, लेकिन डिनोमिनेटर में एक मैसिव 11% का इंडियन रूपी डिप्रिसिएशन बैठा हुआ है जो इस ग्रोथ को ओवरशैडो कर रहा है। बस यही वजह है कि ओवरऑल नॉमिनल फिगर इतना कम नजर आ रहा है। चलते हैं दूसरे डोमिनो पर, डिफेंडिंग द फॉरेक्स रिजर्व्स, द आरबीआईज वॉर चेस्ट। देखते हैं कि कैसे इस गिरती हुई करेंसी को जियोपॉलिटिकल शॉक से बचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का खोलकर इस्तेमाल कर रहा है। इस टाइमलाइन पर जरा गौर कीजिए। फरवरी के आखिर में मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से मार्केट में एक शार्प सेल ऑफ ट्रिगर हुआ। रिजल्ट क्या निकला? 728 मिलियन के पीक से गिरकर हमारे रिजर्व सीधे 688 मिलियन पर आ गए। इसके बाद आरबीआई को करेंसी स्टेबलाइज करने के लिए तुरंत मैदान में उतरना पड़ा और तब जाकर अब ये वापस 700 के मिलियन के पार पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही बेसिक सवाल उठता है, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यूएस डॉलर के मुकाबले हमारा रुपया इतना कमजोर पड़ गया? किन सिस्टमिक फोर्सेस ने ये दबाव बनाया? इसके पीछे 3 आपस में जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। पहला, यूएस बॉन्ड यील्ड्स का बढ़ना जिसने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल मनी को बाहर खींच लिया। दूसरा, क्रूड ऑयल का $100 पर बैरल क्रॉस करना और गोल्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स के महंगे इंपोर्ट्स की वजह से बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। और तीसरा, एक डेवलपिंग और डेवलप्ड इकोनॉमी के बीच का नेचुरल इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। इन तीनों ने मिलकर रुपये पर एक भयंकर सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर दिया। और यही इन्फ्लेशन डिफरेंशियल हमें तीसरे चैलेंज की तरफ ले जाता है, द थ्रेट ऑफ स्टैगफ्लेशन, सप्लाई साइड प्रेशर्स। आइए ट्रैक करते हैं कि कैसे दुनिया भर में सप्लाई चेन का टूटना हमारी डोमेस्टिक प्राइस स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। करंट नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई अभी 3.4% पर है और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई 3.88% पर। इसे आरबीआई के 4% के आइडियल टारगेट और 2 से 6% की एक्सेप्टेबल रेंज के साथ कंपेयर करके देखिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि WPI एक लीडिंग इंडिकेटर है जो होलसेल बिजनेस कॉस्ट दिखाता है। इसका 3.88% पर आना एक वार्निंग बेल है कि आने वाले वक्त में कंज्यूमर प्राइसेस भी तेजी से बढ़ सकते हैं। यहाँ डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर देता है। ये इन्फ्लेशन डिमांड बढ़ने की वजह से बिल्कुल नहीं है। ये एक सीवियर सप्लाई साइड स्क्वीज है जो पूरी तरह से एनर्जी इंपोर्ट्स की बढ़ती कीमतों के आगे मजबूर है। सोचिए, क्रूड ऑयल लगातार $100 पर बैरल के ऊपर बना हुआ है और क्रूड में आने वाला हर $10 का उछाल हेडलाइन इन्फ्लेशन को सीधा 0.5% बढ़ा देता है। और अगर ये कॉन्फ्लिक्ट लंबा चला तो आने वाले दिनों में एलएनजी और कमर्शियल एलपीजी की भी भारी शॉर्टेज हो सकती है। भले ही एनालिस्ट्स फिलहाल इस रिस्क को मॉडरेट बता रहे हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन टर्म उस एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो को डिफाइन करता है जहां एक ही समय पर स्लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन सब एक साथ हिट करते हैं। अगर फोर्स्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कट्स की वजह से इन्फ्लेशन हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से आगे निकल जाए तो इकोनॉमी स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन के बेहद खतरनाक जाल में फंस सकती है। ये सब हमें सीधा चौथे डोमिनो पर लाकर खड़ा करता है, बैलेंसिंग द फिस्कल डेफिसिट,
रेवेन्यू वर्सेस एक्सपेंडिचर। आइए समझते हैं कि आम जनता को इन मैसिव ग्लोबल प्राइस शॉक से बचाने के चक्कर में सरकार अपना खाता कैसे मैनेज कर रही है। इस डेटा को शुरू से ट्रैक करें तो सच में एक हाईली सक्सेसफुल कंसोलिडेशन एफर्ट नजर आता है। 2020 के उस अनयूजुअल 9.16% के पीक से लेकर 2025-2026 के 4.4% और फिर 2026-2027 के 4.3% बजटेड एस्टिमेट तक आना कोई छोटी बात नहीं है। पर यहां भी एक कैच है, महंगे ऑयल इंपोर्ट्स इस डेफिसिट को वापस 4.5% की तरफ धकेलने का पूरा खतरा पैदा कर रहे हैं। आम जनता को महंगाई की मार से बचाने की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार सब्सिडीज और टैक्स कट्स के जरिए इस पूरे इम्पैक्ट को अपने ऊपर ले रही है। सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से ही लगभग 1.3 ट्रिलियन रुपए का रेवेन्यू डेंट पड़ गया। इसके अलावा एमएसएमईज को बंद होने से बचाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड अलग से बनाया गया। ये सारे कदम जीडीपी के फिस्कल एक्सपेंडिचर में एडिशनल 0.1% जोड़ देते हैं, जिसका असर नेशनल ट्रेजरी पर साफ दिखता है। वो पुराना और बिल्कुल सटीक मुहावरा है ना, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। ये फिस्कल डेफिसिट डिलेमा को एकदम परफेक्टली कैप्चर करता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि टैक्स रिसीट्स में एक्सपेक्टेड 8% की ग्रोथ और एसेट मोनेटाइजेशन इस तकलीफ को थोड़ा कम करने और इन स्केल्स को बैलेंस करने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ डेफिसिट पर फोकस करके काम नहीं चलेगा। इस बजट चार्ट में एक बहुत ही क्रिटिकल लॉन्ग टर्म गोल दिखाया गया है, ओवरऑल डेट टू जीडीपी रेशियो को 50% तक नीचे लाना। FY26 के एस्टिमेटेड 56.1% से FY27 के 55.6% और आखिर में FY31 के 50% टारगेट को हिट करना इकोनॉमी के लिए बेहद जरूरी है। अब ये डेट रेशियो कम करना इतना वाइटल क्यों है? क्योंकि आज भी हाई इंटरेस्ट कॉस्ट्स इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा सिंगल स्पेंडिंग आइटम है। अगर देश का उधार कम होता है तो सरकार को सस्ते इंटरेस्ट रेट्स मिलेंगे और वो बचा हुआ पैसा एक्चुअल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जा सकेगा। और अब आखिर में हम इस इकोनॉमिक चेन के सबसे आखिरी और शायद सबसे पर्सनल डोमिनो पर आते हैं, द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट चैलेंज, अ शिफ्टिंग वर्कफोर्स। 2026 की शुरुआत में एम्प्लॉयमेंट का पूरा लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। मार्च 2026 की इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। एक इम्पार्शियल एनालिसिस से साफ पता चलता है कि जॉबलेसनेस हर एक डेमोग्राफिक में ऊपर ही गई है। पिछले नवंबर में जो आंकड़ा 4.7% पर था, आज वो बढ़कर 5.1% हो गया है। अर्बन, रूरल, मेन, विमेन, हर एक कैटेगरी में बेरोजगारी का ये अपवर्ड ट्रेंड बिल्कुल क्लियर है। ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? ये डेटा सीधे तौर पर इशारा कर रहा है कि टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन अब ट्रेडिशनल रोल्स को खा रहा है। AI ड्रिवन मैसिव लेऑफ्स शुरू हो चुके हैं। सोचिए, सिर्फ 6 महीने में TCS ने 30,000 और ओरेकल ने 10,000 जॉब्स कट किए हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा इशू है हाई ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई और एक्चुअल इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल डिमांड्स के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ चुका है। ये पूरा एक्सप्लेनर इस एक बात को हाईलाइट करता है कि 2026 अनप्रेसिडेंटेड ट्रांजिशंस और उथल-पुथल का साल है, और ऐसे में एक बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा होता है। AI की इस तेज रफ्तार और इतने कॉम्प्लेक्स ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट्स के दौर में आखिर मॉडर्न वर्कफोर्स सर्वाइव करने के लिए खुद को अडैप्ट कैसे करेगी? इंडिविजुअल्स और पॉलिसी मेकर्स इन चुनौतियों को मीट करने के लिए क्या नया रास्ता निकालेंगे? ये एक ऐसी चर्चा है जो इकोनॉमी की दिशा तय करे।